सम्मानित कर रहे हैं। की गलत रास्ते से उसका हानि ही होता है, इसलिए उसका आत्मसमर्पण करवाया और हथियार के साथ लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और यही वजह है कि बगहा में एक चौराहे का नाम है विकास वैभव चौराहा। भले आज बगहा में अधिकारी नहीं है, लेकिन बगहा के लोगों ने इनके नाम पर चौराहे का नामकरण किया और वहां सरकार की ओर से जो बोर्ड लगा है उसमें भी IPS विकास वैभव चौराहा लिखा गया है। ये काम बोलता है। रोहतास में जब थे तो पूरी पलटन को लेकर उस किले पर कभी तिरंगा नहीं फहरा था। 2009 में 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगा तब फहराया, नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और 6 इंच बगल से जब गोली निकली तो इनके मन में आया यह नया जीवन मिला है और यह जीवन बिहार के लोगों के लिए समर्पित करूंगा। और वही समर्पण दिख रहा है कि 2.5 साल से शनिवार इतवार जो इनका अवकाश का दिन होता, बिहार के किसी न किसी जिले में जाते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि सही मार्ग से चलिए, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और उस किले पर इन्होंने तिरंगा फहराया और तब से 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। जब आज जो स्थिति है, जब विकास वैभव पर नजर पड़ता है तो लगता है कि शासन में आज भी ईमानदार अधिकारी बैठा हुआ है, इसीलिए व्यवस्था सही से चले। तो विकास वैभव जी का हम सीधे अब स्वागत और अभिनंदन के साथ इन्हें मंच पर बुलाना चाहते हैं संबोधन के साथ कि आप आए और बेगूसराय और बिहार के अलग अलग जिले से आए हुए हमारे तमाम लोगों को संबोधित करें। 4 पंक्ति के साथ वीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने से न सही तेरे सीने से सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हम विकास वैभव जी से निवेदन करते हैं कि आप आए, आपको सुनने के लिए ये सारे लोग आए हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ विकास वैभव जिंदाबाद, विकास वैभव जी। छात्रों के लिए भी संदेश होगा, उनके अभिभावकों के लिए भी संदेश होगा और हमारे के साथियों के लिए भी संदेश होगा और बिहार कैसे बदलेगा इसके लिए भी संदेश होगा। और कल आपके बीच से निकलकर कोई सदन भी पहुंचे इसके लिए भी संदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बिहार। नमस्ते भी। सबसे पहले पूरे बिहार के सभी 38 जिलों से जहां पर हमारे एक एक व्यक्ति का, एक एक पुरुष का, एक एक महिला का, एक एक युवा का हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि को नमन करता हूं, अपने पूर्वजों की भूमि को नमन करता हूं, मां गंगा को नमन करता हूं, मिथिला की भूमि को नमन करता हूं, मिथिला भागलपुर के संगम स्थली बेगूसराय जिले को नमन करता हूं। भारतवर्ष उज्जवल हो, भारत का भविष्य उज्जवल हो। आज इस पूरे मैदान में गणेश दत्त महाविद्यालय के इस मैदान में 89 अतिथियों को अभिनंदन करता हूं। एक उत्सव का माहौल है, एक क्रांति के उत्सव का माहौल है। एक पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, लेकिन बिहार को बढ़ाने के लिए सभी 38 जिलों से हजारों हजार की संख्या में आज लोग उपस्थित हैं। इस धरती पर एक ही संदेश लिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जो प्राचीन काल में जब रोड आज के जैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पास तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक को कर ही सके थे, पूर्वोत्तर के भी भारत तक कर सके।
यूरोप में ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चल के तब जाकर वापिस दिवंकर विज्ञान पैदल चलकर तिब्बत गए। और आज तिब्बती कहीं भी हो, पूरे विश्व में हो, भारत के किसी क्षेत्र में हो, उसी परंपरा का वाहक है जिसके बीच कभी विक्रम चलाने हुए थे। बहुत शक्ति थी बिहार में। सोचिए उस काल में जब संसाधन नहीं थे, हम अग्रणी थे पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान तक ले जाने का संदेश बिहार का होता था। आज हमारी सोच कैसी हो गई, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई? क्या आज बिहार वैसा है? जिस समय कोई जाते थे, आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात को छोड़ दी थी, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं, और कोटा में शिक्षक भी बिहार के अधिकांश है, विद्यार्थी के अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना हो? मैं तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था, पिताजी यहीं बरौनी रिफाइनरी में रहते थे, यहाँ से पोस्टिंग हुई भोपाल, और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हम तो बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, कि मंशा खराब है, अब पानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार में ऐसी दुर्दशा हो कि एक युवा भी जाता है तो उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार था? उस समय बिहारी अग्रणी थी तो क्यों थी? कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो प्रभाव रहता है बिहार के लिए, क्या वैसा होना चाहिए? उस भूमि ने जिसने अखंड भारत के पूरे साम्राज्य को निर्मित किया, उस भूमि ने जिसने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, उसके व्यक्ति को यदि कोई अपमान के भाव से देखे तो कमी किसकी है? कमी किसी और की नहीं है भाइयों और बहनों, कमी हमारी अपनी है। हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए हैं। जिस दिन बिहार जाग गया, उस काल में जब ऐसा कर सकता था, आज क्या कर सकता है इसकी सीमा कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इस मैदान में एक एक व्यक्ति साक्षी है कि संकल्प का जवाब देंगे। बिहार को यदि बदलना है, प्राचीन बिहार की दृष्टि को समझना होगा। उस समय बिहार क्यों बढ़ रहा था? बिहार में जातियां काफी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज जहर के रूप में, संघर्ष के रूप में हमारे मनों में उत्पन्न है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जिस प्रकार का संप्रदायवाद आपस में हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देता, यदि उस तरह बिहार में रहा होता तो क्या अफगानिस्तान के बाद का साम्राज्य को बना पाते? यदि इस प्रकार का भाव रहता तो चीन से लोग आते, कोरिया से लोग आते, जापान से कोई आता, सब सम्मान के साथ आते, तो बिहार की भूमि अलग थी। बिहार में जातियां काफी थी, लेकिन जातिवाद नहीं। सोच अलग थी। नंदवंश का उदय यदि नहीं हो सका तो अपने बिहार की धरती पर हुआ, मगध में हुआ। नंदवंश कहां से आता है? समाज के सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि यदि कोई है तो अपना बिहार है। समय से आगे सोचने वाली भूमि, जातियों से ऊपर सोचने वाली भूमि, ऐसी भूमि जहाँ आचार्य चाणक्य के जब चले तो जनलोक की जाति नहीं है, सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि नहीं है बिहार। जब भी कोई सामर्थ्यवान सामने आया है, बिहार ने हृदय से स्वीकार किया, इससे बिहार आगे बढ़ा है। और जब भी ऐसा व्यक्ति को बिहार की दृष्टि को लेकर चला हो, तो आचार्य चाणक्य जैसे लोग आए हैं, उन्होंने केवल युवा को देखा और देखा कि उसकी दृष्टि क्या है, किस प्रकार से जोड़ना जानता है, और सब ऐसे भाव के साथ चले। यवन सेना शरीफ थी वीर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे यूरोप को पराजित कर चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे। जब यहाँ आए, उस युवा गोली जो मगध से निकली थी, उसने जब सबके बीच में उतारना शुरू किया। जब मगध की सेनाएं चलती हैं, उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ऐसी भय व्याप्त हुई उस सेना में, धीरे धीरे सभी ने अपने सिकंदर महान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे मगध है। लेकिन कौन सा मगध? यवन सैनिकों को लौटना पड़ा, वीर अलेक्जेंडर भी लौट गए। उस मगध का शौर्य क्या था? उसके शौर्य का वर्णन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा महाभारत में। मगध के शौर्य के कारण
मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। अगर महाभारत के साक्षात को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जरासंध वध होता है, इससे पहले कंस का वध हुआ था। और कंस का जो वध हुआ था, जरासंध को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी गदा घुमाकर फेंकी और गिरा मथुरा के समीप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और क्या कहा, जरासंध का वध आवश्यक है। और तब जब चले तो कोई व्यक्ति हस्तिनापुर से चलेगा, उसका मार्ग क्या हो, सीधा मार्ग होगा, प्रयाग आएगा, काशी आएगा, उस प्रकार से राजगढ़ जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम इस मार्ग से नहीं आए, उत्तर पूर्व के माध्यम से नेपाल गए। नेपाल के जंगलों से होते हुए, गंगा किनारे होते हुए सोनपुर के पास उन्होंने गंगा पार की, नदी पार की, और तब गोरखगिरी और बराबर की उठार जहानाबाद में चढ़कर तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा, इस नगर को सीधे लिखोगे कितना संभव नहीं। शेष सभी जानते हैं, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, चंपा अपना भागलपुर, जिसके नाम पर वियतनाम 1500 वर्षों से जाना गया। कैसी प्रेरणा रही होगी, जिसके कारण ऐसी उद्यमिता रही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं हजारों ऐसे व्यवसायों का नाम लिखा है। कब लगता था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा उन्नत किया, उद्यमिता कैसी थी, क्यों बढ़ रहे थे हम। यदि समझना हो तभी हम समझेंगे क्यों नहीं आज हम बढ़ रहे हैं। यदि प्राचीन बिहार के इतिहास को देखें ज्ञान की भूमि थी, और ज्ञान का आधार क्या था। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वैदिक परंपरा को जब प्रारंभ होते देखते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को उसमें पाते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को देखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उस स्तुति के माध्यम से जो हमें बदलते हैं। साथ में यहाँ से कोई पाते हैं, शास्त्रीय सूत्र को पढ़ते हैं। लेकिन जब बिहार की सोच को देखते हैं तो वेदांत को पाते हैं, जहाँ वेदों का अंत हो गया, उस भूमि को बिहार कहा गया, क्योंकि वेदों का उत्कर्ष ऐसा ज्ञान क्या था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। The complete remains complete and goes back to the complete. जैसे स्वर्ण को हम काटते हैं तो छोटा जो कण होता है, उसमें गुण तो सोने के ही होते हैं, कोई लोहे के गुण तो नहीं आ जाए। बिहार ऋषि की दृष्टि यही थी, यदि हर व्यक्ति में, हर आत्मा और परमात्मा का अंश है तो निश्चित है कि उस अंश में गुण वही हो। और परमात्मा के गुण क्या है, उनकी शक्ति क्या है, असीम शक्ति, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और असीम को कितना भी खंडित करें, कितना भी विभाजित करें, तो छोटा कण होगा, क्या होगा, निश्चित है असीम ही होगा। और ऐसे में हर व्यक्ति को इस मैदान में बैठे हैं, इस मैदान के बाहर है, पूरे विश्व में है, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, हर व्यक्ति के गुण यदि देखें असीम है, उसकी क्षमता असीम है। और यही इस पूरे अभियान का जिसका नाम है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। बिहार की दृष्टि यह थी कि हर व्यक्ति को पूर्णत्व को हम देखते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाए कि हर व्यक्ति के अंदर गुण पूर्ण है, ऐसा व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति में भेद करेगा, उसे तो हर जगह वही ईश्वर का अंश दिखेगा, वही परंपरा को दिखेगा। और इसीलिए इस भूमि पर हम जातियों से बड़े सोचने लगे। इसीलिए वैशाली के संस्थागार, वैशाली से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उस वैशाली के संस्थागार में पूरे इस पश्चिम महाजनपद से, जिसकी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, 7,707 में राजा चुनकर आते थे। जाति के आधार पर नहीं, बिहार की सोच अलग थी। और प्रति वर्ष बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति को चुनते थे। जब व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की विचार महानता को प्राप्त करती है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति का सोच बड़ा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। जब भूमि की सोच बड़ी हो जाती है, भूमि महान हो जाती है। बिहार की सोच जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से बड़े सोचने वाली है। गार्गी की भूमि है, एक महिला उस काल में किसी विश्व के कोने में नहीं पाती किसी महिला की आवाज को किसी ग्रंथों में नहीं रक्षित हो। लेकिन हमारी महिला पूरे भारतवर्ष से जुड़े विद्वानों को विद्वतापूर्वक चुनौती देने का सामर्थ्य रखती थी। उस बिहार में जब महिलाओं की स्थिति ऐसी तब थी, क्या आज बिहार में महिलाओं की स्थिति वैसी है? यदि प्राचीन काल में हम वैसे थे तो आज आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? भारत में सबसे आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? क्या मानते हैं, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और तब यदि ऐसा कर सके थे तो आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
लेकिन भाइयों और बहनों बताइए, बिहार में युवाओं की संख्या कितनी? 9 करोड़ के आसपास युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। पूरे भारत ने संकल्प लिया 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बने? स्वतंत्रता के 100 वर्ष पश्चात भारत विकसित राष्ट्र हर भारतवासी चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित है कि बिहार को विकसित प्रदेश होना होगा कि नहीं होना होगा। लेकिन यदि बिहार को विकसित प्रदेश होना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 करोड़ आज युवा हैं इनको अगले 2 दशकों में आवश्यकता होगी शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उचित रोजगार की। होगी कि नहीं होगी? यदि बिहार से किसी को बाहर जाना पड़े शिक्षा या रोजगार के लिए 2047 में, तो क्या बिहार को विकसित मानेंगे? जैसा अभी चल रहा है, तो चीजें जैसे चल रही हैं, और चलती रही, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या बिहार 2047 तक विकसित होगा? क्या लगता है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा। जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं, 10 लोगों को बिठा दिए तो पहली बात उनके बन जाती है हम किस जाति के हैं। इस प्रकार से हम चलते रहे तो क्या बिहार बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या बिहार? यदि हम जाति संप्रदाय के भेद सभी छोटे छोटे विचारधाराओं में मदों पर लड़ते रहे बिहार सोया रहा, बिहार बदलेगा क्या? कौन बदलेगा बिहार? कौन बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा बिहार? यदि हम ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो बिहार बदलेगा। लेकिन क्या हो रहा है मेरे बिहार? मगध की भूमि, इस बड़ी सोच की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, जयमंगलागढ़, इसको कभी सिंचे स्तूप के नाम से लोगों ने वर्णित किया, जहाँ पूरे विश्व भर से लोग आते थे। प्राचीन भूमि, उस भूमि जो वेदांत की भूमि थी, जो व्यक्ति से व्यक्ति भेद नहीं करती, उसमें कैसे ऐसे लोग आ गए जो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को आपस में चाहते हैं संघर्ष करते रहे। यदि हम संघर्ष करते रहे, साधारण रथ 4 पशु मिलकर उसको खींचते हों और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं ले जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? यदि एक साधारण रथ नहीं चल सकता तो इस समाज में हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग हैं। इसको यदि हम चाहें कि आपस में संघर्ष करते रहे, मेरा क्षणिक लाभ हो, मन में मेरे स्वार्थ हो, मेरे स्वार्थ भाव नहीं हो, भूमि को आगे ले जाने के लिए, मन में कोई ईमानदारी का भाव नहीं, ऐसा व्यक्ति यदि तो स्वार्थी हो, जो ईमानदार नहीं, जो भ्रष्टाचारी हो, ऐसा व्यक्ति यदि चाहता हो कि लोग संघर्ष करते रहे, तो बिहार बदलेगा क्या? कैसे लोगों से बदलेगा बिहार? यदि हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें, अच्छी बात करें, लेकिन सरकारी नौकरी करें और चाहें कि भ्रष्टाचार करेंगे, तो बिहार बदलेगा क्या? एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा बिहार बदलने। यदि हम सोचें कि सरकारी नौकरी करें, कितने लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं? कोई पार्टी की सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार जाए, पूरी इच्छा लगा जाए, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? कुछ लाख? कितने प्रतिशत? 1% हो सकता है, थोड़ा और पूरी शक्ति लगा दे। लेकिन यदि 1% लोग भी सरकारी नौकरी मिलती है, शेष का क्या होगा? यदि लक्ष्य हमारा 2047 तक एक विकसित बिहार बनाना है, तो क्या इन 9 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी दे पाएंगे? एक ही उत्तर है, उद्यमिता, उद्योग, व्यवसाय, जिसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर ग्राम में, हर पंचायत में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में चिंतन करना होगा कैसे उद्यमिता की भावना जागृत हो। और इस अभियान में हम यही कर रहे हैं। अनेक व्यक्तियों जो ओबीसी साहब आए हैं, अनेक लोग बाहर से आए हैं, जो हमारे युवाओं को बता रहे हैं कि स्टार्टअप लगाओ। पूरे बेंगलोर अध्याय से लोग बिहार में केवल यहाँ नहीं, पूरे विश्व में। आज यदि केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, यहाँ तो हजारों लोग उपस्थित हैं। व्हाट्सएप समूहों में 75,000 से अधिक ऐसे लोग संकल्प के साथ जुड़े हैं कि बिहार को बदलेंगे, अपने जीवन काल में बदलेंगे, अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर ले जाएंगे। भारत के सभी महानगरों में है, 13 देशों में है, जो विदेश में रहने वाले ऐसे बिहारवासी। जब 22 मार्च 2021 बिहार दिवस के दिन एक आह्वान हुआ था, यही था, जिनके भी हृदय में बिहार बसता हो, एक साथ जुटे। बिहार को नुकसान
समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृतियों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। यदि अच्छे लोग जुड़ गए, एक साथ मिलकर योगदान करने लगे, तो देखिए आज पूरे जिले से 38 जिले से लोग आए हैं, मंच लेके हर जाति हर समुदाय से लोग आए हैं, सबके मन में विचार ये अपना बिहार उत्कृष्ट है। लेकिन यदि हम पहली बात और आखिरी बात तो यही है, यदि हम संघर्ष करते रहेंगे जाति समुदाय निश्चित से बिहार नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, बिहार बदलना है तो ऐसा ही सोचना होगा जैसे हमारे पूर्वज सोचते थे। इस अभियान के 3 मंत्र हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं। बहुत छोटे थे मैं बताया कि इस प्रकार 9th में से लोगों ने बिहारी बोलकर गिराया था। तभी से संकल्प लगा यदि अपने जीवन काल में इस बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका हो सकी, मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तब तो वही क्लास करने बच्चे गिराते क्या कर सकते, अच्छे से पढ़े, वहां पर सबसे आगे टॉप किए, और जब टॉप किए तो समय के बाद एक विद्यार्थी को पढ़ने जाता था, आकर नोट्स मांगने लगे, समझ गए कि बिहारी की बौद्धिक क्षमता क्या है, और सब आगे बढ़े। आईटी की मैंने तैयारी की, 1997 आईटी की परीक्षा दी, अच्छी परीक्षा हुई।